दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। माँ सरस्वती, माँ भगवती को वंदन। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी हाँ साथियों, आप जुड़े हैं विकास चौधरी आरएस निःशुल्क यूट्यूब चैनल के ऊपर और मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास कवाला, स्कूल विक्रेता राजनीति विज्ञान। जैसा कि प्यारे साथियों आप भली भांति जानते हैं, हमारी सीरीज चल रही एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 और कक्षा 12 में हम पढ़ रहे हैं कौन सी पुस्तक, जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। पुस्तक जिसका नाम है प्यारे साथियों समकालीन विश्व राजनीति। आज के इस सेशन में हम लोग अध्याय दूसरा पढ़ेंगे और दूसरे अध्याय का नाम है प्यारे साथियों सत्ता के समकालीन केंद्र। सत्ता के समकालीन केंद्र। प्यारे साथियों, इस अध्याय से पहले हम लोगों ने दो ध्रुवीयता के अध्याय को अच्छे से पढ़ लिया है। उससे पहले मैंने आपको शीत युद्ध के बारे में बता दिया, शीत युद्ध का दौर। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे साथियों, आप भली भांति जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 के मध्य। दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 के मध्य। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में आप जानते हैं मित्र राष्ट्रों की विजय होती है और उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय फलक पर दो महाशक्तियां यानी कि दो सुप्रीम पावर अपने आप को मानने लगती है, एक यूएसएसआर और एक आपके दूसरे यूएसए। पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा की बात होती है। 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर का विघटन हो जाता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो दो ध्रुव थे शक्ति के, पावर के दो ध्रुव थे, वो एक ध्रुव घिर जाता है और केवल एक ध्रुव बचता है जिसका नाम प्यारे साथियों यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। उस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों को, संगठनों को, लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब पावर है जो सेंट्रलाइज हो गया, यानी कि पावर किसी एक व्यक्ति के पास में, किसी एक देश के पास में आ गया। लेकिन प्यारे साथियों समय आगे बढ़ता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सत्ता के अनेक केंद्र बनते हैं, जिसमें हम लोग बात करें ईयू, यूरोपियन यूनियन, या फिर हम लोग बात करें आसियान, या फिर हम लोग बात करें भारत, या फिर हम लोग बात करें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। यानी कि 1991 में जो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको लग रहा था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केवल और केवल हम लोग ही राज करेंगे, उस अमेरिका को टक्कर देने के लिए अपन कह सकते हैं असैनिक संगठन जैसे ईयू, आसियान, उसके बाद में देशों की बात करें तो भारत, दक्षिण अफ्रीका, सॉरी दक्षिण कोरिया, चाइना, जापान, अनेक देश आगे आ रहे हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एक बार है जो वापस से विश्व है जो बहुध्रुवीय होने जा रहा है। आज इस अध्याय में प्यारे साथियों हम पढ़ेंगे कि वर्तमान समय में सत्ता के समकालीन केंद्र कौन से हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्यारे साथियों ईयू की। किसकी बात करेंगे? ईयू की। ईयू यानी यूरोपियन यूनियन। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे आसियान की। किसकी बात करेंगे? आसियान की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। उसके बाद में प्यारे साथियों हम लोग बात करेंगे भारत की। किसकी बात करेंगे? हमारे प्यारे भारत की बात करेंगे, क्योंकि मोदी जी सब शब्दों में कह रहे हैं कि भारत 2047 तक विश्व गुरु बन जाएगा, सोने की चिड़िया बन जाएगा। अंतरराष्ट्रीय फलक पर भारत अपने आप में बहुत बड़ा शक्तिशाली देश बन जाएगा और इस भारत के शक्तिशाली देश बनने में आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद में प्यारे साथियों हम लोग बात करेंगे चीन की, हम लोग बात करेंगे जापान की और हम लोग बात करेंगे दक्षिणी कोरिया की। साथ साथ में प्यारे साथियों हम लोग बात करेंगे G4 संगठन की, हम लोग बात करेंगे ब्रिक्स की, हम लोग बात करेंगे संघीय सहयोग संगठन की और कई क्षेत्रीय संगठन जो छोटे मोटे वर्तमान समय में बन रहे उनके बारे में, तमाम चीजों के बारे में हम लोग इस सेशन में बात करेंगे। प्यारे साथियों आप लोग भली बात जानते हैं हम लोग PYQ करते हैं। क्या करते हैं? PYQ। PYQ की बात करें तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। उसके साथ साथ में हम लोग करते हैं MCQ। इन PYQ और MCQ की हम लोग करते हैं प्यारे साथियों व्याख्या। क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाता है, पूरा का पूरा रिवीजन हो जाता है। अब आप लोगों के मन में आ रहा है, जो भी तमाम प्रतिभागी जुड़े हैं, आप लोगों के मन में आ रहा है सर ये क्लास किन के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, कक्षा 12 एनसीईआरटी समकालीन विश्व राजनीति, ये बुक कक्षा 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तो अति महत्वपूर्ण है ही है, माइलस्टोन के रूप में है। लेकिन जो विद्यार्थी ग्रेड फर्स्ट स्कूल विक्रेता की तैयारी कर रहे हैं राजनीति विज्ञान विषय से, उनके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं राजनीति विज्ञान विषय से, उनके लिए, और बात करें नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं
उन विद्यार्थियों के लिए रामबाण ब्रह्मास्त्र के रूप में साबित होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि प्यारे साथियों एनसीईआरटी से आजकल प्रश्न खूब आने लगे, सीधे सीधे प्रश्न एनसीईआरटी की लाइनों से उठाए जाते हैं। साथ ही साथ आप बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेते हैं, बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े कोचिंगों के नोट्स पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े गुरुजनों के बड़े बड़े नोट्स पढ़ लेते हैं, लेकिन आप लोग एनसीईआरटी को हल्के में लेते हैं। प्रश्नों का ट्रेंड सीधा एनसीईआरटी से है, और आप लोग अगर अपना फाउंडेशन मजबूत करना चाहते हैं ना, तो कोई भी एग्जाम दो, एनसीईआरटी पढ़ना आपको अति आवश्यक है। तो जो भी लोग जुड़े उनका हार्दिक स्वागत। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे गांव ढाणी के अंतिम छोर में बैठे प्रतियोगी योद्धा के पास में क्लास आएगी, उसका भी भला होगा। एग्जाम का दौर है, इंतजार मत कीजिए। इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। सीधे प्यारे साथियों पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है देख लीजिए। तिथि के हिसाब से इन सबको क्रम दे। तिथि के हिसाब से इन सबको क्रम देना है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कर्मानुसार जमाना है कि सबसे पहले कौन सा घटनाक्रम हुआ था, क्या हुआ था। देखिए ऑप्शन एक कह रहा है विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश। देखिए बात हो रही है किसकी, डब्ल्यूटीओ की। डब्ल्यूटीओ में चीन का प्रवेश कब हुआ था, आप लोगों को बताना है। उसके बाद में यूरोपियन आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी, यूरोपीय संघ की स्थापना यानी कि ईयू की स्थापना कब हुई थी, और यूरोपियन आर्थिक समुदाय ईईसी की स्थापना कब हुई थी। फिर आपको बताना है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी। इसे अंग्रेजी में कहा जाता ARF, एशियन रीजनल फोरम की स्थापना कब हुई थी। आप लोग फटाफट से कमेंट करके उत्तर देने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं आपको बता देता हूं। डब्ल्यूटीओ की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या है इसका पूरा नाम, इसका पूरा नाम है प्यारे साथियों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है पूरा नाम, WTO, WORLD, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 को WTO की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। WTO बात करें ये किसका उत्तराधिकारी है, तो ध्यान रखना एक संगठन है जिसका उत्तराधिकारी है कौन, WTO। और WTO किसका उत्तराधिकारी है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों GATT। वेरी इंपोर्टेंट पर्सन है कि प्रश्न आएगा आपके एग्जाम के अंदर कि GATT, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है गेट, क्या कहा जाता है, गेट, इसका उत्तराधिकारी कौन सा संगठन है, तो आप लोगों को करना है कि GATT का उत्तराधिकारी WTO है। अब आप लोगों को लगे हाथ मैं ये भी बता देता हूं कि GATT का पूरा नाम क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका पूरा नाम है। फटाफट से आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि WTO में वर्तमान में कितने सदस्य देश है, यानी कि WTO के कितने सदस्य देश हैं वर्तमान में। विश्व व्यापार संगठन या फिर WTO में चीन का प्रवेश कब हुआ था, तो आप लोगों की जानकारी के लिए प्यारे साथियों बता दूं 2001 में चीन ने WTO में प्रवेश किया था। यूरोपियन आर्थिक समुदाय EEC की स्थापना की बात करें तो EEC की स्थापना हुई थी प्यारे साथियों मार्च 1957 में। कब हुई थी, मार्च 1957 में हुई थी। आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना की बात करें तो ARF की स्थापना हुई थी प्यारे साथियों 1994 में। कब हुई थी, 1994 में। अब आपको कर्म अनुसार जमाना है, सबसे पहले कौन सा काम हुआ था, तो सबसे पहले आपकी EEC की स्थापना हुई थी यानी 1957 में, तो सबसे पहले आपके आएगा डी। उसके बाद में 1957 के बाद में समय आगे बढ़ता है और आपके ये अच्छा EU की स्थापना हुई थी आपके फरवरी, और फरवरी हुई थी आपके 1992 में। कब हुई थी, फरवरी 1992 में। तो सबसे पहले आएगा आपके बी, उसके बाद में प्यारे साथियों आएगा आपके सी, उसके बाद में आपके आएगा डी, और उसके बाद में आएगा आपके ए, यानी कि ऑप्शन डी है जो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन डी है जो सही हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न एक था, क्या था,
प्रश्न एक था। ये ईयू संघ की स्थापना की बात करें तो फरवरी 1992, और साथ साथ में ये भी लिख लेना ईयू और ईयू की स्थापना मैस्ट्रिच संधि के द्वारा हुई थी। मास्ट्रिच संधि के तहत ईयू की स्थापना हुई थी। ईयू में वर्तमान में कितने सदस्य देश है, तो ध्यान रखने प्यारे साथियों कितने सदस्य देश है, 27 देश है। इससे पहले की बात करें तो 2020 में ईयू में कितने सदस्य देश थे, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों 28 देश थे। वर्तमान में 27 देश है। और ध्यान रखना अंतिम देश कौन सा, तो अंतिम देश 2013, और 2013 में कौन से देश ने सदस्यता ली थी, तो ध्यान रखना क्रोएशिया ने सदस्यता ली थी। अब ध्यान रखना 2013 में जब क्रोएशिया ने सदस्यता ली थी ईयू की, तो देश कितने हो गए थे, 28 देश हो गए थे। अब वर्तमान में कितने देश है, 27 देश है। वर्तमान में 27 देश क्यों है, तो प्यारे साथियों ध्यान रखना 2020 और 2020 में ब्रिटेन क्या हुआ था, ब्रेग्जिट हो गया था। ब्रेग्जिट की बात करें तो ईयू से क्या हो गया था, बाहर हो गया था। इस वजह से वर्तमान में तो कितने देश है, 27 सदस्य देश है। 2013 में अंतिम सदस्य देश ने कौन सा था जिसने ज्वाइनिंग की ईयू की, वो था क्रोएशिया। कब की थी, 2013 में। तो प्यारे साथियों प्रश्न एक था, लेकिन हम लोगों ने इसका संपूर्ण 360 डिग्री एनालिसिस कर लिया है। तभी तो मैं आप लोगों को कहता हूं कि हमारी इन क्लासेस के अंदर पीवाईक्यू, एमसीक्यू, व्याख्या संपूर्ण क्या होता है, रिवीजन होता है। आप लोग प्यारे साथियों कमर कस लीजिए, उठो जागो और अपनी ताकत को पहचानो। युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तुम भी है राणा का वंशज, तुम भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। और आप लोगों को भाला नहीं फेंकना है, आप लोगों को जो पढ़ाई रूपी भाला है, जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं उसमें अपनी पूरी ताकत को झोंक देना है। और ग्रेड फर्स्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, जून के अंदर आपके एग्जाम है, आपको मोहर लेनी है, आप मोहरदारी बनेंगे तो आप लोगों को क्या करना है, पूरी ताकत झोंक देनी। प्यारे विद्यार्थियों आप लोग प्रश्नों को उत्तर नहीं बताते, साथ साथ में आप लोग उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपका उत्तर गलत है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ गलत बता देंगे ना, उसके बाद में आपके एग्जाम में अगर प्रश्न हूबहू आ गया या इसके इर्द गिर्द आया ना, तो उस समय आप प्रश्न को है जो सही करेंगे, ये मैं आपको वादा और विश्वास दिलाता हूं। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है आसियान वे या आसियान शैली क्या है। अच्छा प्रश्न है, पिछली बार ग्रेड फर्स्ट में आया था, आसियान वे या फिर आसियान शैली क्या है। आसियान के सदस्य देशों की जीवन शैली या फिर आसियान सदस्य देशों की अनौपचारिक सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली आसियान शैली, या फिर आसियान सदस्यों की रक्षा नीति, या फिर सभी आसियान सदस्य देशों को जोड़ने वाली सड़क है। कई विद्यार्थी तो यहाँ गच्चा खा जाएंगे कि यहाँ पर वे है और यहाँ पे भी सड़क आ रहा, तो डी पे चले जाएंगे। आप लोगों को डी पे नहीं चला जाना है, यानी कि ऐसा आपको लग रहा है कि ये फूट रहा है, थोड़ा सा ढंग का है, अपन डी कर लेते कि वे है और ये भी वे है, कि कौन से वे से जाना है, कौन से रास्ते से जाना, सड़क ही होगी और तो क्या हुआ। प्यारे साथियों ध्यान रखना, आप ग्रेड फर्स्ट बनने जा रहे हैं। आसियान सदस्य देशों की अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली, इसमें अपन ये भी ऐड कर सकते हैं मेल मिलाप की शैली। क्या ऐड कर सकते हैं, मेल मिलाप की शैली, जिसे क्या कहा जाता है, आसियान वे या फिर आसियान शैली कहा जाता है। अब देखिए प्यारे साथियों आप लोग ये रट भी लेंगे, आप लोग याद भी कर लेंगे कि सर ने पर्सन को पढ़ाया था, लेकिन अगर मेरे जैसा एग्जामिनर मिल गया ना, तो आप लोगों को यही पर्सन देगा, लेकिन थोड़ा सा गच्चा खा के दिलाएगा। पर्सन क्या आएगा, ऑप्शन थोड़ा सा हल्का सा चेंज करेगा। ये ऑप्शन भले 3 सेम रख देगा, लेकिन बी में करेगा आसियान सदस्यों की औपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली। तो औपचारिक नहीं है, ध्यान रखना क्या है, अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है। इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, बी हो जाएगा। आसियान, और आसियान की बात करें, आसियान का पूरा नाम क्या है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। समझ रहे मेरे साथ बात को, साथ साथ में प्यारे साथियों आप लोग नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, यूरोपीय संघ के गठन के लिए मास्ट्रिच संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, मास्ट्रिच संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे यूरोपीय संघ के गठन के लिए। यूरोपीय संघ की बात करें तो ईयू के गठन के लिए मास्ट्रिच संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे। सीधा सीधा फैक्चुअल प्रश्न है प्यारे साथियों, दिसंबर 1978 में हुए थे, या जून 1985 में हुए थे, या फरवरी 1992 में, या फिर दिसंबर 2009 के
अंदर हुए थे? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। दिसंबर 1978 की बात करें ना, तो यहाँ पर ओपन डोर पॉलिसी चलाई थी। क्या चली थी? ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी यानी कि खुले द्वार की नीति। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? खुले द्वार की नीति। और खुले द्वार की नीति किसने चलाई थी? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, डेंग सियापेंग। डेंग सियापेंग ने चलाई थी। कहां पे चलाई थी? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, चीन में चली थी। और कब चलाई थी? तो 1978, दिसंबर 1978 में चली थी। खुले द्वार की नीति का तात्पर्य या फिर ओपन डोर पॉलिसी का तात्पर्य क्या है? उन्होंने अपने उद्योगों को खोल दिया या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहा कि आप हमारे यहाँ पर, विदेशी कंपनियों को, एमएनसीज को कहा, न्योता दिया कि आप हमारे यहाँ पर आकर के बिजनेस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसे कहा जाता है खुले द्वार की नीति। किसने अपनाई? डेंग सियापेंग में। कहां पे? चीन में। कब अपनाई? तो दिसंबर 1978 में। जून 1985, जून 1985 की बात करें तो जून 1985 में प्यारे साथियों हुई थी आपके कौन सी संधि? जिसका नाम है सांगेन संधि। कौन सी संधि हुई थी? सांगेन संधि हुई थी। सांगेन संधि। तो आप लोगों को मन में आ रहा है सर सांगेन संधि जून 1985 में हुई थी, लेकिन ये सांगेन संधि है क्या? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, सांगेन संधि की बात करें, ईयू के सदस्य देशों ने आपस में मिलकर के एक संधि की और आपस में मिलकर के अपन कह सकते हैं कि सीमा आवाजाही। कौन सी आवाजाही? सीमा आवाजाही पर नियंत्रण को समाप्त किया। हम लोग कह सकते हैं कि ईयू के सदस्य देशों ने 1985 जून के गर्मी के भरे माहौल में या गर्मी के महीने में उन्होंने एक ऐसी संधि पर हस्ताक्षर किए कि अपने सदस्य देशों में चाहे व्यापार की बात हो, चाहे घूमने की बात हो, या फिर सांस्कृतिक मामले में बात हो, या फिर अदर मामले में वीजा की समाप्ति अपन कह सकते हैं, एक दूसरे देशों में आने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसे क्या कहा जाता है? सांगेन संधि कहा जाता है। आपके यूरोपीय संघ के गठन के लिए मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर हुए थे आपके फरवरी 1992 में। कब हुए थे? फरवरी 1992 में हुए थे। लगे हाथ आप लोगों को बता दूं, दिसंबर 2009 और दिसंबर 2009 में एक संधि है प्यारे साथियों जिसका नाम है आपके लिस्बन संधि। कौन सी संधि है? लिस्बन संधि। और इस लिस्बन संधि को क्या गया था? क्या लागू किया था? लिस्बन संधि को क्या किया था? लागू। और लागू कब किया था? 2009 में। जबकि ध्यान रखना प्यारे साथियों, लिस्बन संधि पर साइन या फिर लिस्बन संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो ध्यान रखना 2007 में हस्ताक्षर हुए थे। बहुत शानदार प्रश्न बनेगा कि लिस्बन संधि पर हस्ताक्षर या फिर साइन कब हुए थे? तो आप लोगों को ध्यान में रखना, लिस्बन संधि पर हस्ताक्षर या साइन 2007 में हुए थे, जबकि ये लागू कब हुई थी? 2009 में हुई थी। तो प्रश्न ए था, लेकिन इसके साथ साथ में हम लोगों ने क्या कर दिया? संपूर्ण 360 डिग्री एनालिसिस कर दिया। अब देखिए, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन क्या कहलाता है? दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन क्या कहलाता है? जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है प्यारे साथियों ASEAN, आसियान। अभी आसियान वे या फिर आसियान शैली के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और मैंने आप लोगों को बताया कि आपसी अनौपचारिक टकराव रहित मेल मिलाप की शैली, जिसे एक दूसरे आसियान देश है जो आगे बढ़ सके, वो शैली क्या कहलाता? आसियान वे। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन जिसका नाम है प्यारे साथियों आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आप लोग नोटबुक लेकर पेन लेकर बैठिए, कई चीजें मैं लिख नहीं पाता, उन चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए। सीधा सीधा प्रश्न आएगा, आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। प्यारे साथियों, बात करें आसियान और आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी आपके 1967 में। कब हुई थी? 1967। और 1967 की बात करें तो अगस्त 1967 में हुई थी। कब हुई थी? अगस्त 1967 में हुई थी। और कौन सी घोषणा के तहत हुई थी? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, बैंकॉक घोषणा या फिर बैंकॉक संधि के तहत आसियान की स्थापना हुई थी। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। तो अपन कह सकते हैं आसियान के मूल संस्थापक सदस्य देश, मूल संस्थापक सदस्य देश
मूल संस्थापक सदस्य देश कितने थे? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, कितने थे? 5। और कौन कौन थे? तो छोटी सी ट्रिक है, मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं, ध्यान रखना। आई एम फर्स्ट। आई एम क्या है? फर्स्ट है। आई एम तो फर्स्ट ही है। आई एम फर्स्ट है मतलब सबसे पहले हम आए, तो हम क्या हो गए? मूल संस्थापक सदस्य हो गए। किसके हो गए? आसियान के हो गए। आई से क्या होगा? आई से होगा प्यारे साथियों इंडोनेशिया। इंडिया नहीं होगा, ध्यान रखना। क्या होगा? इंडोनेशिया। आई से हो जाएगा प्यारे साथियों इंडोनेशिया। एम से हो जाएगा आपके मलेशिया। क्या हो जाएगा? एम से हो जाएगा आपके मलेशिया। एफ से हो जाएगा आपके फिलीपींस। क्या हो जाएगा? फिलीपींस। और एस से हो जाएगा आपके सिंगापुर। कौन सा पुर हो जाएगा? सिंगापुर। और टी से हो जाएगा आपके थाईलैंड। क्या हो जाएगा? थाईलैंड। अब देखिए प्यारे साथियों ध्यान रखना, आई है फर्स्ट। आई से इंडिया मत करना, एम से म्यांमार मत करना। इन चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखना। क्यों? कई बार क्या होता है, ट्रिक में भी बच्चे गच्चे खा जाते हैं, आप लोगों को बच्चा नहीं खाना। मूल संस्थापक सदस्य तो 5 थे। बात करें वर्तमान, और वर्तमान में कितने सदस्य देश है? तो ध्यान रखना 10 देश है। 10 देश कौन कौन से? तो ध्यान रखना दारुसलाम है, वियतनाम है, कंबोडिया है, कई प्रकार के 2 और देश है। ठीक है, तो कुल मिला के कितने देश है? 10 देश है। इन देशों को प्रश्न क्या आएगा, ध्यान रखना, इसमें से कौन सा देश आसियान का मूल संस्थापक सदस्य देश नहीं है? 5 देशों को तो आपको याद रखना ही रखना है। तो प्यारे साथियों हम लोग कई ट्रिक से पढ़ेंगे, कई कॉन्सेप्ट माध्यम से पढ़ेंगे, कई रटेंगे, कई मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, कई तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से पढ़ेंगे। सार की बात करें तो ध्यान रखना SAARC, ठीक है, सॉरी SARRC, SARRC। सार की बात करें, सार की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना 1985। कब हुई थी? 1985 हुई थी। बात करें प्यारे साथियों नाटो, बात करें नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी आपके 4/4/1949 को, यानी कि 4 अप्रैल 1949 को। बात करें प्यारे साथियों सेंटो की, तो सेंटो की स्थापना हुई थी आपके 1955 में। सेंटो की तरह एक है CEATO, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों 1954 हुई थी। इसी प्रकार से एक है जिसका नाम है वार्सा। वार्सा की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना वार्सा की स्थापना हुई थी 1955, या फिर अपन कह सकते हैं कि वार्सा संधि का गठन कब हुआ था? 1955 में हुआ था। देखिए नाटो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इसके ऊपर आप लोग 7 स्टार लगा लीजिए, यहाँ से आपके प्रश्न आता ही आता है। तो इन चीजों को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। इस ट्रिक को भी आप विशेष रूप से नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। यानी कि कहने का मतलब है आप लोगों को बार बार याद रखना है, इस तारीख को आपको याद रखना ही रखना है। आप हो सकता है भले आप अपनी जन्म तिथि भूल जाना, लेकिन इस तारीख को आपको याद रखना ही रखना है। ब्रेग्जिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? असत्य कथन को बताना है। ब्रेग्जिट की बात करें तो ब्रेग्जिट का तात्पर्य होता है ब्रिटेन का ईयू से बाहर होना। ब्रिटेन का ईयू से बाहर होना की एग्जिट होना। एग्जिट और ब्रिटेन से हो जाएगा ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट का तात्पर्य है यूके के देश, यूके का यूरोपियन यूनियन को छोड़ना। देखो सत्य नहीं है वो पूछा, ये तो सत्य है। फिर यूरोपियन यूनियन से संबंध में यूके में भारी आर्थिक भार व बेरोजगारी को जन्म दिया, ये भी बात सही है। यूरोपियन यूनियन से संबंध रखने के कारण यूके में, यूके की बात करें तो ब्रिटेन में भारी आर्थिक भार बढ़ गया, बेरोजगारी को जन्म दिया था। ब्रेग्जिट बाद विषय ने पीएम डेविड कैमरून को त्याग पत्र के लिए बाध्य किया, बिल्कुल बाध्य किया। उसके बाद में ब्रेग्जिट के पक्ष में मुख्यतः युवा मतदाताओं ने वोट दिया, ये आपके गलत हो जाएगा। यानी कि ब्रेग्जिट के तहत 2016 में जनमत संग्रह करवाया था, जिसके तहत 1 जनवरी 2020 को ब्रिटेन यूके से बाहर हो गए। इसमें मुख्यतः युवा मतदाताओं ने वोट दिया, ऐसा नहीं है ना, केवल युवा मतदाताओं ने मुख्यतः वोट नहीं दिया था। आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूं कि वर्तमान समय में ईयू में कितने देश है? वर्तमान समय में ईयू में कितने देश? एक प्रश्न तो यह है। दूसरा प्रश्न है वर्तमान समय में ईयू में कितने देश हैं जिनको P5 का दर्जा है? 2 प्रश्न आपके लिए है, और आप लोग अगर नहीं उत्तर बता पाएंगे तो मैं आप लोगों को ये उत्तर बता दूंगा। भारत और आसियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदार बना। देखिए भारत और आसियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिल्कुल सही कथन है कि भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदार बना था। दिल्ली वार्ता आसियान और भारत के बीच राजनीतिक आर्थिक मुद्दों के संबंध में, बिल्कुल बिल्कुल ये बात आपकी क्या है? गलत हो जाएगी।
भारत 1996 में आसियान का वार्ता भागीदार बना। बिल्कुल, वार्ता भागीदार 1996 में बना था। भारत 2000 में आसियान का शिखर सम्मेलन का, भारत 2000 में आसियान का शिखर स्तर का, नहीं, ये आपके है जो गलत हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन 1 और 3, 1 और 3 इस चीज को याद रखना। भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदार बना था। क्षेत्रीय भागीदार की बात करें ना, तो भारत 1992 में बना था, जबकि पूर्ण रूप से वार्ता भागीदार कब बना था? 1996 में बना था। ये आप लोगों के सामने सीधे सीधे फैक्चुअल प्रश्न है, आपका बी ए जो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आसियान की राजनीतिक एवं रक्षा व्यवस्था में संबंधित आसियान क्षेत्र फोरम की सदस्यता पाने में भारत को कब सफलता मिली? बहुत अच्छा प्रश्न है कि आसियान की राजनीतिक एवं रक्षा व्यवस्था से संबंधित आसियान क्षेत्रीय फोरम की सदस्यता पाने में भारत को कब सफलता मिली थी? सीधा सीधा फैक्चुअल प्रश्न है, 1996 में। अब प्यारे साथियों, आसियान क्षेत्रीय फोरम, जिसका शॉर्ट में नाम है ARF, एशियन रीजनल फोरम, इसकी स्थापना की बात कर, स्थापना हुई थी प्यारे साथियों कब? 1994 में। भारत है जो पूर्ण रूप से, भारत को कब सफलता मिली सदस्यता की? तो 1996